हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। नाउ इस पालमपुर के बारे में जानने से पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि क्लास 8 तक आपने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के बारे में जानते थे। बट अब जैसे आप क्लास में 9th में आए, आपके आगे एक नए बुक इंट्रोड्यूस हो गया जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? सी बेसिकली हिंदी में इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थ का मतलब होता है पैसा, ठीक है, संपत्ति, प्रॉपर्टी। नाउ और इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स इज अ एक्टिविटी विच डील्स विथ फाइनेंस, विच डील्स विथ मनी। ठीक है, इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्निंग इनकम पे या कि डील करती है या फिर मनी पे डील करती है, इसलिए ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, जो पर्पस है पालमपुर, एक रिमेंबर पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जो कि इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। द मेन मोटिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, जो मेन मोटिव है पालमपुर विलेज की स्टोरी का, वो ये है ताकि आप लोगों को पता आपको जो प्रोडक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी नॉलेज हो सके। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रोडक्शन के बेसिक नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नाउ पालमपुर एक गांव है, ठीक है, जिसकी मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। इन अनदर वर्ड, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, एग्रीकल्चर है। उसके अलावा और कई एक्टिविटीज़ पालमपुर में होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट। ये बड़े स्मॉल स्केल में होती है, बड़े छोटे पैमाने पे होती है और बड़ी लिमिटेड होती हैं। ठीक है, हर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, इक्का दुक्का लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इक्का दुक्का डेयरी फार्म चलाते, इक्का दुक्का ट्रांसपोर्टेशन उसमें पड़े हैं। लेकिन जो मेन एक्टिविटी है, जो मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स करते पालमपुर के, वो है फार्मिंग। ठीक, नाउ कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको करने के लिए कई तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन कहने से, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसे कहने से नहीं हो जाती है। अगर आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो आपको नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको मैन मेड आइटम्स यानी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको ह्यूमन एफर्ट यानी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, आपको मनी यानी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मनी क्यों ज़रूरत पड़ती है? सीड्स खरीदने के लिए। ह्यूमन एफर्ट यानी लेबर क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसको बोने के लिए। अब मशीन्स क्यों ज़रूरत पड़ती है? कल्टीवेशन करने के लिए, गोड़ने के लिए, जुताई करने के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर। नेचुरल रिसोर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब नेचुरल रिसोर्स ही नहीं होगा तो ये तीनों चीज़ें वेस्ट हैं, यानी लैंड जहाँ पे बीज को बोया जा सके। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम पालमपुर की स्टोरी के ज़रिए ये पढ़ेंगे कि कैसे ये जो रिसोर्सेस हैं वो मिल के एक डिज़ायर गुड्स और एक सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं विलेज में। ठीक है, किस तरीके से हम इन सब ह्यूमन रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, मनी, कैपिटल को मिला के एक डिज़ायर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया पालमपुर का कि पालमपुर बड़ी ही वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेज से, पड़ोसी विलेज से और टाउन से। ठीक है, अब पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक सबसे बड़ा गांव है रायगंज। ठीक है, अब ये जो रायगंज है ये चारों तरफों से बड़ी ही बढ़िया सड़कों से शहर से कनेक्ट है। ठीक है, और जो सबसे करीबी शहर है पालमपुर से वो है शाहपुर। ठीक, तो पालमपुर रायगंज से कनेक्ट है और रायगंज में बड़ी वेल कनेक्टेड सड़कें हैं जो कि सबसे पास वाले टाउन से कनेक्ट है, जो कि शाहपुर है। अब अगर आप सड़कें देखें पालमपुर की, जो कि रायगंज से होकर शाहपुर जाती है, तो वहाँ पर आपको अलग कई तरीके के ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे बुलक कार्ड हो, टांगा हो, बोगी हो। ये सब गुड़ और अदर जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि अनाज वनाज, कमोडिटीज़ अनाज वनाज जो होते हैं उनको लोड करके शहर में ले जाते हैं।
या तो वो टांगे का इस्तेमाल करेंगे अनाज कमोडिटीज़ को लोड करने के लिए, गुड़ को लोड करने के लिए, या फिर वो मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर या ट्रक्स। ठीक है। अब इस पालमपुर जो विलेज है उसमें 450 फैमिलीज़ रहती हैं, जिसमें से 80 फैमिलीज़ जो हैं, यानी 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर क्लास की हैं, और इनके पास बहुत मेजॉरिटी ऑफ लैंड है विलेज का, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है ज़मीन का। उस गांव की ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा इन अपर क्लास लोगों के पास है। इसके अलावा जो 1/3 लोग हैं वो एससी पॉपुलेशन है। ठीक है। जो 1/3 लोग हैं वो एससी पॉपुलेशन है। वो गांव के कोने में रहते हैं। ठीक है। उनके जो घर होते हैं वो मट्टी और भूसे के बने होते हैं, यानी छप्पर लदा होता है उनके घर में। और जो कि अपर कास्ट के लोग होते हैं, अगर आप उनके घर देखें पालमपुर में, तो या तो ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ये ईंट और इसमें ये ईंटों से बने होते हैं जिस पर प्लास्टर होता है, जिसका सीमेंट का प्लास्टर होता है। ठीक। तो जितने भी गांव हैं पालमपुर में, आधे से ज़्यादा जो गांव हैं, इन सब में बड़े अच्छी तरीके से बिजली का कनेक्शन है। ठीक है। ये जो बिजली है ये ट्यूबवेल चलाने में भी मदद करती है, और जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है इन बिजलियों का। ठीक है। जैसे डेयरी फार्म में इस्तेमाल होता है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये जो बिजली होती है इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला हुआ है जो कि गवर्नमेंट द्वारा खोला गया है, और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज होता है। ठीक है ना। अब जितना भी जो डिस्क्रिप्शन दिया है पालमपुर का, ठीक है, हैज़ फेयरली डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर कंपेयर टू दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन नियर बाय विलेजेस। ये जितनी भी मतलब डिस्क्रिप्शन दी है कि स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, बड़ी अच्छी रोडें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है और इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, ये सब बहुत ही कायदे से, बहुत ही विकसित तौर पे पालमपुर में है। लेकिन अगर इन्हीं का विकास अगर उसके आजू बाजू, पालमपुर के आजू बाजू जितने भी विलेज हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो पालमपुर बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। ठीक है। अब जो ये स्टोरी है पालमपुर की, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पालमपुर एक बड़ा इमेजिनरी विलेज है। ठीक है। जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी उस विलेज में होती है। ठीक है। जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर ही है, यानी कि फार्मिंग है। इसके अलावा और भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है। नाउ ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो फार्मिंग के अलावा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है। जिसमें इंक्लूड है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, शॉप कीपिंग। ठीक। नाउ अब इस तरीके की प्रोडक्शन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अलावा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसकीपिंग, ये सब आते हैं। ठीक है। अब हम आगे ये सब बड़े उसमें एकदम एलॉबरेट में हम पढ़ेंगे, इन एक्टिविटीज़ को एलॉबरेट में पढ़ेंगे। ठीक है। लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। जो मेन एम होता है प्रोडक्शन का, वो क्या होता है, हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, हमारा क्या मोटिव होता है प्रोडक्शन का। जो सबसे मेन एम होता है प्रोडक्शन का इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, जो कि हम चाहते हैं। तो प्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है कि गुड्स और सर्विस को बनाएं। ठीक ना। अब गुड एंड सर्विस को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 तरीके की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंड फिजिकल कैपिटल। अब पहले हम डिस्कस करते हैं लैंड। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये लोग फार्मिंग की बात कर रहे हैं। रिमेंबर, यहाँ पर हम लोग फार्मिंग की बात कर रहे हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो है लैंड। इसके अलावा अदर नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट वो है नेचुरल रिसोर्सेज की, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे मिनरल हो। बिना लैंड के हम खेती नहीं कर सकते, फैक्ट्री नहीं सेटअप कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बिना वाटर के भी हम खेती नहीं कर सकते, फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगेन फॉरेस्ट, उसकी भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है ना। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर। अब हमारे पास
नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, अब हमें मजदूर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मजदूर दो तरीके के होते हैं, एक एजुकेटेड मजदूर होता है और एक अनएजुकेटेड मजदूर होता है। जो अनएजुकेटेड मजदूर होता है उसे बेसिकली मैनुअल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनुअल वर्क क्या होता है, जैसे लेबर करना, कोई चीज़ सामान उठा के इधर करना, मशीन चलाना, सामान ढोना, ये मैनुअल लेबर होता है। और जो एजुकेटेड वर्क होते हैं उनको कुछ हाईली जो टास्क होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ठीक है। यहाँ पे स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड लेबर्स के बारे में बात करेंगे। एजुकेटेड लेबर जैसे वर्कर्स, जैसे मैनेजर्स जो कि प्लानिंग करते, ऑर्गेनाइजिंग करते, इन सब चीज़ों को चलाते, इन सब के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, ठीक। अब ना मूव ऑन करें नेक्स्ट में, जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो होता है फिजिकल कैपिटल। ना फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जब हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, ये वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ये फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल है जो कि हाँ, प्रोडक्शन के हर स्टेज में जिसकी ज़रूरत होती है, जिनके बिना काम नहीं होता। अब बताओ, प्रोडक्शन में सबसे पहले ज़रूरत होती है टूल्स की, मशीन्स की, बिल्डिंग्स की। टूल्स सिंपल टूल्स से लेकर टफ टूल्स तक हो सकते हैं। जैसे फार्मिंग में हमें हल की ज़रूरत होती है, प्लाव की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर, ये सारे सिंपल्स टू हैवी टूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा हमें बिल्डिंग्स की ज़रूरत होती है, ठीक। इसके अलावा हमें मशीन्स की भी ज़रूरत होती है। ये होते फिक्स्ड कैपिटल। ना इनको फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहा जाता है, जब कोई कैपिटल एक साल से लंबे समय के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। प्रोडक्शन में यानी सालों साल, जब कोई चीज़ है, कोई कैपिटल है, कोई इन्वेस्टमेंट है, वो सालों साल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल होता है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो एक साल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल में तो रॉ मटेरियल एंड मनी, ये हर महीने इस्तेमाल होता है, हमेशा इस्तेमाल होता है। और फिक्स्ड कैपिटल तो जो सालों साल दर चलता रहता है, और जो वर्किंग कैपिटल तो वो एक महीने में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल एक महीने में नहीं ख़त्म होता, वो फिक्स्ड रहता है, वो परमानेंट बना रहता है। आप ये याद रखिए, जो फिक्स्ड कैपिटल होता है वो परमानेंट होता है, उसका जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका नेचर परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। कभी कैश है तो कभी कैश नहीं है, कभी लेबर है तो कभी लेबर नहीं है, कभी रॉ मटेरियल है तो कभी रॉ मटेरियल नहीं है। ये अंतर होता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में, ठीक है ना। जैसे प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज yarn यूज्ड फॉर वीविंग, क्ले यूज्ड बाय पॉटर। तो जो प्रोडक्शन है उसको अलग अलग तरीके की रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। जैसे ऊन का गुल्ला बनाने के लिए वीवर्स को ऊन की ज़रूरत होती है, मटका बनाने के लिए पॉटर को क्ले की ज़रूरत होती है। उसी के अकॉर्डिंग मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल बेचने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल हो गया, ये जो पैसा हो गया, जो डेली बेस पे जिनका ट्रांसैक्शन, जिनकी डीलिंग डेली बेसिस पे होती है, उनको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि वो डेली यूज़ होती है, डे टू डे यूज़ होती है। फिक्स्ड कैपिटल डे टू डे नहीं यूज़ होता, वो हर साल दर साल यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे डे टू डे वाला काम है, ठीक है। लेकिन जो मशीन्स हो गई, जो टूल्स हो गए, वो एक बार ही यूज होती हैं, ठीक है। एक बार सेटअप हो गई बिल्डिंग, ख़त्म। एक बार मशीन सेट हो गई, ख़त्म। एक बार बिल्डिंग इस्तेमाल हो गई, ख़त्म। तो ये एक ही बार में यूज़ होती है, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल वो बार बार यूज़ होता है। अब फिजिकल कैपिटल भी हो गया, लेबर भी हो गया, और नेचुरल रिसोर्सेज भी हो गए। लेकिन इन सब को कंबाइन करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, वो है ब्रेन, नॉलेज। अब ये नॉलेज क्या होती है, अब ये नॉलेज कहाँ से आती है, अब हमको ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज की। ये वो लोग होते हैं, ये वो रिसोर्सेज है जो इन तीनों को प्रॉपरली कंबाइन करके साथ में लेके चलता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है
वो हमारे डिज़ायर हिसाब से होता है, हमारे मन मुताबिक हम प्रोड्यूस करते हैं अगर इन तीनों रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट कर दिया जाए। यानी कि ये 3 रिसोर्सेज क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल रिसोर्स भी कह सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस, लेबर। ठीक है ना। अब इन सबको प्रॉपरली यूज करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। You will need knowledge and enterprise to able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to yourself or to sell in the market. हमको नॉलेज की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ये सारे जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। या तो जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट, जो हमने इनपुट किया उसका जो बन के मिक्सचर घुल के जो आउटपुट आता है, जो फिनिश्ड गुड आता है, या तो वो हमारे लिए इस्तेमाल होता है या तो हम उसको मार्केट में सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको आज के ज़माने में क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस, और वी कैन से ह्यूमन कैपिटल। अब एलॉबरेट में ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है नाउ, इसके अलावा जो प्रोडक्शन है, every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production. Now जो land हैं, जो labor हैं, जो physical capital है, जो human capital, उनको मिलाकर factors of production कहा जाता है। इनको factors of production इसलिए कहा जाता है जो भी necessaries, जो भी फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये कंबाइनली अगर इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो इनको एक नाम दिया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. ठीक है। जैसे जैसे हम पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे तो हम पहले 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे। ये बड़े प्राइमरी फैक्टर हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लेबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अनदर वन ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू द फार्मिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है? ठीक है। पहला है कि लैंड इज फिक्स्ड। ऑब्वियसली लैंड का नेचर जो है वो फिक्स्ड है, वो यहाँ से उठाकर दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। ठीक है। जो 75% जो पालमपुर के लोग हैं वो खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करते हैं, मतलब उनका जो जीवन है खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। वो इस या तो वो अपने फार्मर्स होंगे, या तो उनके पास छोटे छोटे खेत होंगे जिसमें वो खुद किसान हो, या तो वो फार्मर लेबर होंगे, या तो वो खेतों में काम करने वाले मजदूर होंगे। 2 ही तरीके के लोग होंगे। आप देख लीजिए, हम यहाँ पे पालमपुर ही नहीं, अदर जो यूपी में, चाहे हमारे भारत में जितने भी विलेजेस हैं, उनकी जो मेजर एक्टिविटीज़ है वो फार्मिंग ही है। और जो मेजर जो भी उनका खर्चा निकलता है वो खेती बाड़ी से ही निकलता है। ठीक है। बहुत, मेरे को लगता है 25% जो विलेजर्स हैं वो बाहर जाके काम करते हैं या कोई और काम करते हैं। राइट ना। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तो इन लोगों की जो ज़िंदगी है, इन लोगों की जो लाइवलीहुड है, वो खेत से डिपेंड करती है। अगर अच्छी खेती हो गई तो खूब पैसा आ जाएगा, और अगर खेती ख़राब हो गई, यानी कि मौसम की वजह से, इरिगेशन की वजह से, या ख़राब बीज निकल गया, तो वो भुखमरी में भी जा सकते हैं। इट कम्प्लीटली, मतलब खेती अच्छी है तो ठीक है, खेती ख़राब है तो वो स्ट्रगल करते हैं डे टू डे रोटी खाने के लिए भी। ठीक है। नाउ बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। land area under cultivation is practically fixed. ठीक है। Since 1960 in Palampur there has been no expansion in the land area under cultivation. but जो बेसिक है, क्या है, जो बेसिक कॉन्स्टेंट है लैंड फार्मिंग का, वो एक फिक्स्ड है। पालमपुर में जो लैंड फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होना है वो बड़ा फिक्स्ड है, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ 1916 में ही हो गई थी, जहाँ पे पालमपुर में खेतों की एक्सपेंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब जो पालमपुर में जो खेत हैं उनके कल्टीवेशन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि इतना परसेंटेज पालमपुर में आप खेती कर सकते हैं। ठीक है। अब ये उनके पास चैलेंज था। और
बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बिन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। लेकिन उसके बाद 1960 के बाद जो कुछ बर्बाद वेस्ट लैंड थे, यानी कि जो बंजर लैंड थे, उनको मेहनत करके उस लैंड को कल्टिवेबल लैंड बना दिया गया, यानी खेती बाड़ी करने वाला लैंड बना दिया गया, मतलब उपजाऊ बना दिया गया। ठीक है, उससे पहले पालमपुर में जो लैंड थे वो बड़े फिक्स्ड थे। ठीक है, देयर एग्जिस्टेंस नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। मतलब अब कोई स्कोप नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी कि मतलब हम और खेत बढ़ा के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए कोई प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। जितना लैंड था उसमें भी उन्होंने वेस्ट लैंड को भी उपजाऊ बना लिया, लेकिन अब कोई और उम्मीद नहीं थी कि हम खेत को कल्टीवेट कर सकें। ठीक है, जो पालमपुर, नॉट पालमपुर, ओवरऑल इंडिया में खेत या तो बीघा के हिसाब से नापा जाता है या तो घनता के हिसाब से नापा जाता है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड उसकी बात करें तो 1 हेक्टर जो एरिया है, 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ठीक है, ये इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट दी है विलेज की। आज भी विलेज में जो खेत हैं वो लोकल यूनिट के अकॉर्डिंग ही नापे मेजर किए जाते हैं, बीघा या गुणिता के हिसाब से। मेरे यहाँ पे तो बीघा के हिसाब से कल्टीवेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मतलब ये पूछा गया क्या कोई और तरीका है कि एक ही लैंड से हम बहुत सारी फसल निकाल सके। येस, इट इज़ अ पॉसिबल। इन द काइंड ऑफ लैंड crops grown and facility available, पालमपुर would resemble a village of western part of the state of उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो पालमपुर है, मतलब फसल उगाने की बात करें तो ये जो पालमपुर है जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उस वहाँ के विलेजों को कई गुना ज़्यादा रिसेंबल करता है। कैसे, मतलब पालमपुर और वेस्टर्न यूरोप में जिस तरीके की खेती होती है वो बहुत ही रिसेंबलिंग है। कैसे, मतलब सेम है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर में जितने भी लैंड है वो सब कल्टीवेट किए जाते हैं। कोई भी लैंड को आइडल नहीं छोड़ा जाता, कोई भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। जब बारिश का मौसम होता है तो फार्मर जो होते हैं वो कारिफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कारिफ क्रॉप्स कौन सी होती है, ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये बारिश के मौसम में होते हैं। ठीक है, अब फार्म को लैंड को जो है वो खाली नहीं छोड़ते। जैसे ही वो क्या बोलते हैं बाजरा ज्वार को काट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो दिसंबर की खेती करने लगते हैं। अब दिसंबर में क्या करते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर में क्या उगता है, पोटैटो। यानी कि कारिफ की खेती करने के बाद, ज्वार और बाजरा की खेती करने के बाद, ये ज्वार और बाजरा की इसलिए खेती करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो कैटल्स होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, दुधारू जो गाय भैंस होती है, उनको फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए करते हैं। ठीक है, कारिफ की खेती कट गई। अब उन्होंने क्या किया, लैंड को खाली नहीं छोड़ा, तुरंत उन्होंने बाजरा ज्वार की खेती करने के बाद, उसको काटने के बाद उन्होंने तुरंत राबी फसल गाड़ दी। ठीक है, राबी फसल बो दी जो कि अक्टूबर दिसंबर में होती है। अब ये राबी फसल कौन सी होती है, ये राबी फसल नहीं, उन्होंने फिर जो आइडल टाइम है अक्टूबर दिसंबर में, उन्होंने उस समय उन्होंने आलू गाड़ दिए। जैसे ही आलू खुदते हैं उसके बाद आता है विंटर सीजन, यानी राबी का सीजन आता है, जहाँ पर ये क्या करते हैं, आलू के खुदने के बाद ये बो देते हैं गेहूँ। ठीक है, ना from the wheat produced, farmer keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगढ़। अब जब वो वीट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं फार्मर्स, जो वहाँ के पालमपुर के जो किसान हैं, वो अपने लिए उतना गेहूँ रख लेते हैं कि जितना वो साल भर में कंज्यूम कर ले। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल कर लें। और जो बाकी जो बचता है, जिसको सरप्लस कहते हैं, मतलब जितना वो साल भर में खा लेंगे उतना वो गेहूं अपने लिए रख लेते हैं, और जो बाकी जो बचता है उसको वो क्या करते हैं, रायगढ़ के मार्केट में जाके बेच देते हैं। ये याद रखिए, जो बाकी जो बचता है कंजप्शन करने के बाद, यानी कि इस्तेमाल करने के बाद, जो सरप्लस, जो बचा हुआ गेहूं होता है जिसको सरप्लस कहा जाता है, वो रायगढ़ के खेतों में, रायगढ़ के मार्केट में बेच देते। ठीक है, A part of land area is also devoted to sugar cane which is harvested once in a year। लेकिन कुछ हिस्सा होता है पालमपुर का, वहाँ पे किसकी खेती होती है, वहाँ पे खेती होती गन्ने की। अब गन्ने की खेती साल में एक बार हार्वेस्ट होती है, यानी कि पूरे साल गन्ना खेत में खड़ा रहता है और वो एक ही बार हार्वेस्ट होता है, एक बार में कटता है। ठीक है, अब ये जो गन्ना है, ये गुड़ के लिए, गुड़ का रॉ मटेरियल है। गन्ना इन इट्स
रॉ फॉर्म और एज जैगरी सोल्ड टू द ट्रेडर इन मार्केट। जो गन्ना है या तो गन्ने के रूप में बेचा जाएगा मार्केट में शाहपुर के, या तो गुड़ के रूप में। जैगरी का मतलब होता है गुड़, या तो गुड़ के रूप में ट्रेडर्स को बेचा जाएगा। किसके? शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा जाएगा। The main reason why farmers are able to grow 3 crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है पालमपुर का? ठीक है, अगर आपकी इरिगेशन प्रॉपर ना हो, यानी कि सिंचाई की वो फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती ना, तो आप 3 खेती नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, गर्मियों में आप खेती नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जो विलेजर्स होते थे वो मानसून पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब इरिगेशन फैसिलिटी है, अच्छी बिजली है, तो क्या करते हैं अब 24 घंटा यानी कि पूरे 12 मासी या पूरे साल बिजली मिलती है, तो फिर ट्यूबवेल्स लगे, वो ट्यूबवेल से आप खेती कर सकते हैं। इसलिए तो पालमपुर के लोग हैं वो 3 फसलें एक साल में उठा रहे हैं। ठीक है ना। अब जो मेजर इम्पैक्ट था वो था जो इरिगेशन सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन, इरिगेशन जो सिस्टम था उसका बदलाव। पहले हम पर्शियन व्हील यूज़ करते थे, अब हम क्या यूज़ करने लगे? हम ट्यूबवेल्स यूज़ करने लगे। अब तो लेटेस्टली हम समरसेबल यूज़ करने लगे। क्यों? समरसेबल का इस्तेमाल करके हम अपने खेतों पे पानी डालते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस। नाउ अब द लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वे इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। जो पहले जो ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट द्वारा इंस्टॉल किए थे। उसके बाद धीरे धीरे फार्मरों ने अब जब खेती आपकी अच्छी हो जाएगी तो अब फार्मर एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं रहेंगे कि भाई अपने क्या बोलते पानी का वेट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो डिपेंड होने की बजाय उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिए। तो जो 1917 के मिड आते आते जो पूरा एरिया है 2200 हेक्टेयर का जो एरिया था पालमपुर का, उसमें वेल इरिगेटेड फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। नाउ to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi cropping। अब मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? जब एक लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करें, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स को एक लैंड पे ग्रो करें तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, एक ज़मीन है उसमें एक से ज़्यादा फसल उगाई जा रही है तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। ये बड़ा कॉमन सिस्टम है। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सिस्टम है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, यानी कि लैंड भी हो जाएगा, तीनों फसल भी उग जाएंगी और जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पालमपुर उस टाइम पे लगभग 2 फसल उगाते थे एक पीस ऑफ लैंड में। ठीक है, कुछ लोग जो थर्ड क्रॉप करते थे, वैसे तो कारिफ और राबी ही होती थी, इसके अलावा कुछ लोग थर्ड क्रॉप भी उगाते थे पोटैटो के रूप में। ठीक है, ये कम से कम 15 to 20 ईयर्स तक चलता रहा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, नाउ देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन। जैसे कि पूछा गया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोस इन पालमपुर, फिल द फॉलोइंग टेबल। हाँ, नाउ you have seen that one way of increasing production from the same crop by सेम लैंड इज़ बाय आपने पहले ही देख लिया कि मतलब एक तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, या तो हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? मॉडर्न फार्मिंग का। ठीक है, या तो मॉडर्न फार्मिंग यूज़ कर ले। मॉडर्न फार्मिंग क्या है? या बहुत हाई वेराइटी ऑफ हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स यूज़ कर ले। ठीक है, नाउ yield is measured at crop produced on a given piece of land during single season। तो yield किस लिए यूज़ होता था? yield मेजर करने के लिए यूज़ होता था कि मतलब एक सीज़न में एक पीस ऑफ लैंड में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो जाता है। यील्ड इसलिए यूज़ होता है, वाई यील्ड इज यूज, इट इज़ यूज टू मेजर कि एक पीस ऑफ लैंड में एक सीज़न में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मिड 1916 तक जो सीड्स थे वो बड़े ट्रेडिशनल वे में यूज़ करते थे, तो जो उनका प्रोडक्शन था वो बहुत लो था। अब ट्रेडिशनल वे क्या था? पहले क्या करते थे, आपने फसल की उसमें से कुछ, जैसे अगर आपने मक्का की है तो मक्का में अच्छी जो मक्का होती थी, भुट्टे जो मक्का जो होती थी उसको वो किसके लिए बीज के तौर पे रख लेते थे और जो बाकी थी वो बेच देते थे। सेम थिंग गेहूं में भी, जो कुछ एक आध बोरी जो गेहूं की अच्छी बोरी, अच्छे बीज की बोरी वो फसल वो बोने के लिए रख लेते थे, बाकी वो बेच देते थे। ये था ट्रेडिशनल वे सीड का। पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ किया करते थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था बड़ा लेस होता था। ठीक है,
अब जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको बड़ा कम इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उस समय जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल सीड के अलावा काउडंग, घूरा, हम हमारे लैंग्वेज में घूरा कहा जाता है, जो काउडंग यानी जो गोबर होता है उसको सड़ा के जो यूज़ करते हैं उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। ये खेतों में या इस्तेमाल करते थे। ये ट्रेडिशनल वे है, ये सारे ट्रेडिशनल वे हैं कि फसल में से फसल के बीज संभाल के रखना, उसी फसल के बीज संभाल के रखना, गेहूं में से एक आध बोरी गेहूं निकाल के उसको बीज के तौर पे इस्तेमाल करना, ये ट्रेडिशनल वे थे, ठीक है। और तब आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र तो मिलती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, उसको नेचुरल मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते थे, फर्टिलाइज़र के तौर पे उसको इस्तेमाल करते थे। तो उस समय जो ये जो ऑल दीज वेयर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय। तो ये जो चीज़ें थी, जैसे फर्टिलाइजर, मैन्योर हो गया, ट्रेडिशनल बीज हो गए थे, ये उनको वहीं अपने घर में ही मिल जाते थे, तो वो चीज़ नहीं खरीदते थे, दुकान में जाकर बीज नहीं खरीदते थे, फर्टिलाइज़र नहीं खरीदते थे। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन फार्मर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो वीट और राइस थी, जब उन्होंने बड़ी हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किए तो जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें, जब हम ट्रेडिशनल सीड को हाई वैरायटी हाई यील्ड वैरायटी के सीड से कंपेयर कर रहे थे, तो ट्रेडिशनल सीड की जो प्रोडक्शन थी वो हाई वैरायटी ऑफ सीड्स के प्रोडक्शन से कई गुना कम थी, ठीक है। तो लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया। As a result, the same piece of land would now produce a large quantity of food grain than was possible earlier. तो ट्रेडिशनल सीड के मुकाबले जो हाई यील्ड वैराइटीज़ जो सीड्स थे वो उतने ही लैंड में कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, तो लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स थे उनमें पानी बहुत लगता था, पानी के अलावा वो केमिकल फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने लगे, ताकि जो रिज़ल्ट है, जो प्रोडक्शन का रिज़ल्ट हो वो कई गुना ज़्यादा अच्छा आ सके, ठीक है ना। उसके बाद हाई यील्ड वैरायटी कब पॉसिबल होता है, हाई यील्ड वैरायटी वे पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई वैरायटी सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। तो अगर आप ट्रेडिशनल यूज़ करते हो तो काऊ डंग से आपके फसल उग जाती थी, लेकिन जब आप हाई वैरायटी के सीड यूज़ करते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा लगता था, ठीक है, उसमें काऊ डंग के बजाय केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती थी। अब केमिकल फर्टिलाइज़र के अलावा पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ने लगी। जो किसान थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूरोप के, ये पहले वो लोग थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को भारत में इस्तेमाल किया, यानी और भी कैसे ट्राई किया, उसका मतलब उसकी शुरुआत की, ठीक है। अब इस रीजन के लोगों ने ट्यूबवेल सेट करना शुरू कर दिया, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को बनाना शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया खेतों में। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीटनाशक दवाओं को पेस्टिसाइड्स कहा जाता है ना। कुछ लोगों ने, जो कुछ फार्मर्स थे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसके अलावा जो फार्म मशीनरी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। पहले ये लोग क्या करते थे, बैल का इस्तेमाल करते थे, हल का इस्तेमाल करते थे, और फिर नेचुरल तरीके से थ्रेशर करते थे। अब इन्होंने ट्रैक्टर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, थ्रेशर इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं प्लाउइंग और हार्वेस्टिंग सिस्टम को तेज़ कर रहा था, यानी कि कटाई का सीज़न आता है उसको बड़ा फास्ट कर देता था, ठीक है। अब लोग क्या करते थे, अब घंटों खेत में बैठ के फसल नहीं काटते थे, ट्रैक्टर ले जाते थे, फसल तुरंत काट के घर में ले आते थे ना। ये जो थे हाई यील्ड वैरायटी, दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ वीट्स, ठीक है ना। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट्स ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वैरायटी वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। पर जो पालमपुर में अगर हम ट्रेडिशनल वीट की बात करें तो 1300 kg पर हेक्टेयर ही उगता था, लेकिन हाई यील्ड वैरायटी से यही फसल 3200 kg पर हेक्टेयर उगने लगी, ठीक है। देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट ना। अब हाई यील्ड वैरायटी से जो प्रोडक्शन थी वीट की, गेहूँ की, बहुत ही ज़्यादा हो गई।
अब मार्केट में क्या होने लगा, मार्केट में बड़े बड़े अमाउंट का सरप्लस जाने लगा, ठीक है। अब सरप्लस जाने, मार्केट में जो बड़े अमाउंट का था वो अब सरप्लस जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये लिखा है लेट अस डिस्कस नाउ दे वी आर डिस्कसिंग, सी एज यू कैन सी दिस, यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से जो पल्सेस थी, जो दालें थी, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 1920 तक का इन्होंने टेबल दिया हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विल द लैंड सस्टेन, द लैंड बीइंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑब्वियस सी बात है, तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो ये जो जब साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करी गई तो इसमें ये पता चला, तो हमने जब जब हम नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज़ करते हैं तो ये क्या होते हैं, इसकी जो बेस होती है उसको डिप्लीट करने लगते हैं। डिप्लीट का मतलब होता है उसको धीरे धीरे नष्ट करने लगते हैं। तो यही हुआ, मॉडर्न फार्मिंग का ओवर यूज़ करने से जो नेचुरल रिसोर्स का जो बेस था, ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो बहुत सारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया से, जो बहुत सारे जो एरिया थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया से एसोसिएट करते थे, अगर वहाँ के जब लैंड देखें तो जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होती गई। क्यों? अब सॉइल जो ज़मीन थी उसकी उपजाऊता क्यों कम होने लगी? क्योंकि जो फार्मर्स थे ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज़ था उसको उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। वो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पैमाने पे करने लगे, जिसका रिज़ल्ट ये था कि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, जो सॉइल की जो मिट्टी की उपजाऊता थी वो कम होने लगी, ठीक है। अब जो खेतों में भी, अब जब 3 क्रॉप्स होते थे तो खेतों में भी सिंचाई कंटिन्यू होती रहती थी, कभी किसी इस खेत में पानी जा रहा है, कहीं इस खेत में पानी जा रहा है। तो एज ए रिज़ल्ट जो अंडरग्राउंड वाटर था वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगा, ठीक है। डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म। जब हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो डिप्लीशन टर्म आता है, और डिप्लीशन का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म होना, धीरे धीरे लुप्त होना, नष्ट होना, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड मतलब रेगुलर जब हम कंटिन्यूसली ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने लगे खेतों के लिए, तो जो अंडरग्राउंड वाटर था, जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। देखो, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, अंडरग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ए ईयर। अब ये जो सॉइल फर्टिलिटी है, ज़मीन की उपजता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको बनने में कई साल लग जाते हैं, ठीक है। ये एनवायरमेंटलिस्ट के कहने के अकॉर्डिंग कि ये जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं इनको अपने आप में बनने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन जब हम इनको डिस्ट्रॉय करने की बारी आती तो वो चुटकियों में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना बड़ा आसान होता है लेकिन उनको रिस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए जब हम कोई नेचुरल रिसोर्स इसलिए जब हम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़ी सावधानी के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पालमपुर फार्मर। नाउ लैंड जो था वो पालमपुर फार्मर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है। अब तक आपको पता चल गया था कि जो पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो तो खेती थी, ठीक है। पर हर कोई खेतों में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। एज यू कैन सी, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर। कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग दूसरे काम करते थे, जैसे डेयरी फार्म में काम करना, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, कुछ लोग उसमें भी काम करते थे। तो पालमपुर में कितनी फैमिलीज़ थी? पालमपुर में 450 फैमिलीज़ थी, जिसमें से 150 जो फैमिली थी उनके पास अपनी कोई ज़मीन ही नहीं थी, ठीक है। 450 फैमिली में से 150 फैमिली की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, वो लैंडलेस थे, ठीक। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स। तो मतलब 450 में से 150 जो फैमिलीज थी वो लैंडलेस थी, उनकी अपनी कोई लैंड नहीं था। उसमें से बचने के बाद 240 जो फैमिलीज थी उनके पास छोटे से लैंड थे, 2 हेक्टेयर से भी कम
का लैंड था, ठीक है। ये 240 फैमिलीज़ की हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन से भी कम ज़मीन थी खेती करने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर। अब ये छोटे खेतों को जब हम कल्टीवेट करते हैं, जब हम इसमें उगाते हैं, तो वो इनकम नहीं लाते। क्यों? क्योंकि इतने लैंड में सिर्फ अपने खाने भर के लिए ही उगा पाएगा एक किसान, राइट। Now, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. अगर आप ऊपर एक पिक्चर दी गई है तो वहाँ देखेंगे कि बहुत बड़ा जो लैंड है वो तितर बितर है, स्कैटर्ड है, ठीक है। विलेज का बड़ा स्कैटर्ड है, ठीक है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो वो जो स्कैटर्ड लैंड है वो बड़े स्मॉल फार्मर के द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। और इसके अलावा जो मोर देन हाफ एरिया ऑफ जो विलेज है वो बड़े प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। जो अदर हैंड में अगर आप देखें तो जो हाफ है, जो विलेज का जो हाफ, मोर देन हाफ जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। नाउ इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्म्स हु कल्टिवेट मोर देन 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो पालमपुर में देखा जाए तो 60 फैमिलीज़ हैं, उनके पास या तो बहुत बड़े फार्म्स हैं या तो मीडियम टाइप के फार्म्स हैं, मतलब 2 हेक्टेयर के ऊपर के फार्म हैं। जो 2 हेक्टेयर के ऊपर के फार्म हैं और 10 हेक्टेयर के नीचे के फार्म हैं वो मिडल फार्मर हैं, और जिनके पास 10 हेक्टेयर के ऊपर का फार्म है वो लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं, ठीक। एज यू कैन सी इन दिस 55.4 जो % है वो मीडियम, सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर के हाथों में है, और जो 46.6% है वो मार्जिनल यानी लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स के हाथ में। और ये नंबर ऑफ फार्मर्स कितने, जो स्मॉल फार्मर और जो मार्जिनल फार्मर है वो 85% है, और जो 15% है वो मीडियम या लार्ज फार्मर्स कहलाए जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस मैप, ठीक है। नाउ हियर हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लैंड है तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के बाद, ज़मीन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि लेबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा, ठीक है। फार्मिंग हार्ड वर्किंग से होता है, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड में कल्टीवेट करने के अलावा एक्स्ट्रा मनी के लिए वो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स होते हैं उनके वहाँ पर भी काम करते हैं। कैसे? एक लेबर के तौर पे काम करते हैं। तो ये जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है वो खुद बैठ के खेती नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो लैंडलेस फार्मर हैं, ठीक है, जिनके पास 1 बीघा ज़मीन है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से नीचे की ज़मीन है, ये इनको हायर करते हैं अपने खेतों में काम करवाने के लिए, ओके। द फार्मर कम्स ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। जो फार्मर्स हैं या तो वो लैंडलेस फैमिली से आती हैं या तो वो ऐसी फैमिली से आती है जिनके पास बड़ा छोटा पीस है, ठीक है। बड़े फार्मर्स नहीं होते हैं जो कि खेतों में बैठ के खेती करने लगे। एज यू कैन सी देयर इज कन्वर्जेशन इज गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर, ठीक है ना। इंस्टेंट दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे आर वर्क। तो ये जो लैंडलेस जो फार्मर हैं जिनके पास छोटी खेती है, ये क्या करते हैं, ये उनके खेतों में काम करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े फार्मर हैं ये इनको वेजेस पे करते हैं, ठीक है, जिनके वो खेतों में काम कर रहे हैं। तो वेजेस ज़्यादातर कैश फॉर्म में होते हैं या तो काइंड फॉर्म में। अगर हम काइंड की बात करते हैं तो काइंड में क्रॉप आता है, ठीक है। कभी कभी लेबर को खाना भी मिल जाता है खेती करने के अलावा। तो जो वेजेस होता है वो डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, फसल के अकॉर्डिंग फसल डिपेंड करता है, सीज़न के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, और किस तरीके की फार्मिंग एक्टिविटी होती है। फार्मिंग एक्टिविटी डिफरेंट तरीके की होती है, बुआना होता है, कटाई होती है, इन सब के अकॉर्डिंग भी वेजेस डिपेंड होता है। देयर आर ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अंतर हो जाता है। खेतों में क्या होता है, बुआई हो गई तो लेबर रेस्ट करा, फिर उसके बाद कटाई होती तब लेबर की ज़रूरत होती। तो मतलब इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन में उसमें कुल ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है ना। अ लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर अ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। तो फार्मर के लिए या तो उसको पूरे डेली बेसिस पे हायर किया जाता है या तो उसको मतलब एक पर्टिकुलर फार्मिंग एक्टिविटी के बेसिस पे हायर किया जाता है,
ठीक है, चाहे तो उसको हार्वेस्टिंग के लिए हायर कर दो, चाहे आप सोइंग के लिए हायर कर दो ना। यहीं पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया डाला का। ठीक है, डाला एक लैंडलेस फार्मर है। ठीक है, वो डेली वेजेस पे पालमपुर में काम करता है। तो दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। तो इसका मतलब ये लैंडलेस लेबर है, तो ये हमेशा ही वर्क के लिए इधर उधर देखता है। ठीक है, तो जो इसका मिनिमम वेजेस है जो गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया वो 300 पर डे है, पर जो डाला था उसको 160 रुपया मिलता था। ठीक है, नाउ देयर इज़ ए हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर इन पालमपुर। तो पालमपुर में क्या होता था, बड़ा कॉम्पिटिशन था। जिसको जब नौकरी लेबरिंग का काम मिल जाए तो वो तुरंत पकड़ लेता था। कोई ये नहीं देखता था कि मुझे पर्टिकुलर उससे ही काम करवाना है। तो कभी कभी क्या होता था, डाला को 160 मिलते थे तो कुछ लोग डाला के वेजेस से कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते थे खेतों में। ठीक है, नाउ डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। तो ये जो सिचुएशन है ये डाला रामकली को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो डाला और रामकली दोनों ही वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं उस समय। दे हैव डिस्कस नाउ कैपिटल, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। नाउ अब कैपिटल, अब हमने लेबर की बात कर ली, हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कैपिटल की। तो हमने पहले ही देख लिया है मॉडर्न फार्मिंग में बड़े अमाउंट में कैपिटल की ज़रूरत होती। आपको हाई वैरायटी के सीड्स खरीदने, आपको ट्यूबवेल सेट करने, आपको फर्टिलाइज़र खरीदना, ऑलमोस्ट सब कुछ खरीदना पड़ता है। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो इतनी खेती कर पाते कि अपना पेट भर लें, तो वो क्या करते हैं, वो कर्ज लेते हैं। किससे वो कर्ज लेते हैं, बड़े फार्मर से कर्ज लेते हैं। ठीक है, या तो ट्रेडर से कर्ज लेते हैं। अब ये जो बड़े फार्मर जो होते हैं, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनको कर्ज तो ज़रूर देते हैं पर ये क्या करते हैं, इनको हाई इंटरेस्ट पे कर्ज देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में इन पे बोझ डालते हैं कि वो पे करें। ठीक, एज यू कैन सी हियर नाउ वो क्या करें कि फिर वो उनको स्ट्रेस करते हैं कि वो उस चीज़ को पे करें। ठीक, एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन नाउ। अब बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस wheat on their land using the 3 factors of production। तो अगर हम एज्यूम करें कि जो फार्मर है वो अपना लैंड यूज़ कर रहा है 3 फैक्टर्स। ठीक है, जो 3 फैक्टर्स को यूज़ करके वीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। तो वीट हार्वेस्ट हो गया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो जो फार्मर है जिसने वीट प्रोड्यूस किया वो क्या करेगा, तो पहले वो क्या करेगा, उतना वीट अपने पास रख लेगा जिसको वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, उतना वीट रख लिया, मतलब साल में वो इतना ही वीट खा पाएगा, इस्तेमाल करेगा, उतना तो वो वीट अपने पास रख लेगा। जो बचता है वीट उसको वो बेच देता है। अब जो बचा हुआ वीट होता है उसको कहते हैं सरप्लस। ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जैसे सविता है, गोविंद है, दे हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जाम्पल। ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है सविता गोविंद का, विच आई हैवंट डिस्कस, जो मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है ना, जो स्मॉल फार्मर्स है जैसे सविता हो गया, जो गोविंद हो गया, उनके पास बहुत छोटा सरप्लस बचता है। क्यों, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत छोटा है, जो उनकी लैंड है वो बहुत बड़ी छोटी है, पर उनका जो फैमिली की नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उतना ही वीट प्रोड्यूस कर पाते हैं जो उनके लिए ही काफ़ी होता है, उनके खाने पाने में ही चला जाता है। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो उनका जो सरप्लस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इस सरप्लस वीट को क्या करते हैं, ये मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, नाउ द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर इन द टाउन। जो ट्रेडर्स होते हैं वो उस मार्केट से खरीदते हैं और टाउन में बेच देते हैं। ठीक है, नाउ दे हैव गिवन अनदर एग्जाम्पल। तेजपाल सिंह का एग्जाम्पल दिया है। तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है, मतलब बहुत बड़ा किसान है। ठीक है,
उसके पास कितना बच गया सरप्लस, उसके पास 350 क्विंटल वीट बच गए। तो उसने ये जो सरप्लस है वो रायगंज मार्केट में अच्छे दामों पे बेच दिया। ठीक है, अब तेजस क्या करेगा? ठीक है, तो लास्ट ईयर तेजस सिंह जो है उसने जो वीट बेच के जो अमाउंट उसको मिला था, उसने उस पैसे को क्या किया था, उसने बैंक अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद उसने क्या किया, वो जो सेविंग थी, सपोज उसने बहुत बड़ा सरप्लस मार्केट में बेच दिया, अब वो सारा पैसा तो इस्तेमाल नहीं कर लेगा, तो वो जो पैसा था जो उसको वीट बेच के मिला था उसने उसको बैंक में डाल दिया। अब जैसे सविता हो गए और एक और नाम लिया था वो हो गए, तो वो ऐसे जो छोटे किसान हैं उनको ये जो सेविंग अपनी है वो उनके उधार के तौर पे उनको दे देता है। ठीक है, अब इस सेविंग से और जो बचती सेविंग है उससे वो अपना जो अगले 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 सीज़न की खेती की तैयारी करने लगता है। ठीक है, कुछ वो पैसा, कुछ जो अपनी से जो तेजपाल है कुछ अपने सेविंग का पैसा सविता जैसे छोटे किसानों को उधार के तौर पे देता है, और जो कुछ जो पैसा है वो उस पैसे को अगले खेती के लिए, अगले सीज़न की खेती के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, तो इस साल तेजस ने क्या किया, इस साल जो उसने जो वीट बेचा था इसने क्या किया, उसने उसका ट्रैक्टर खरीद लिया। अब वीट बेच के जो गेहूं बेच के उसको जो फ़ायदा हुआ उसने उसका क्या किया, ट्रैक्टर खरीद लिया। ठीक है, अब उसका अनदर फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज हो गया इसी चक्कर में। ठीक है, इसी तरीके से जैसे तेजपाल सिंह है, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे जो लार्ज और मीडियम किसान होते हैं ना, वो अपना सरप्लस बेच देते हैं मार्केट में। ठीक है, उसके ज़रिए वो उनको बचाते हैं फिर और कैपिटल्स खरीदते हैं अगले सीज़न के लिए। यानी कि कुछ लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, तो कुछ लोग ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, कुछ लोग ट्यूबवेल सेट खरीद लेते हैं। तो ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं इनको गेन ही होता है, और जो स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने में ही, अपने खाने पीने में भी स्ट्रगल करने लगते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये खेती बाड़ी मोस्ट प्रोबेबली यही सबसे बड़ी वजह होती है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो खेती करने के अलावा दूसरे और काम करते हैं, दूसरी और नॉन एक्टिविटीज़ वर्क करते हैं ना। अब यहीं पे हम वो नॉन एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे ना। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था पालमपुर में, हमने ये पढ़ लिया कि जो प्रोडक्शन है फार्मिंग, पालमपुर में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो 25% 75% पालमपुर के लोग खेती करते हैं, और जो 25% है पालमपुर के वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। अब ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है? सबसे पहले तो डेयरी है, यानी दूध का काम। ठीक है, जो कुछ जो पालमपुर फैमिलीज़ हैं वो डेयरी के बिज़नेस में लगी हुई हैं। वो क्या करती हैं, वो बफेलो को और जो दूध देने वाली जो जानवर हैं उनको पालती है, उनको घास खिलाती है, उनको ज्वार खिलाती है। ठीक है, जो कि ज्वार और बाजरा रेनी सीज़न में उगता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करती हैं, उनका जो दूध है उनके दूध को रायगंज में जाकर बेच देती हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जो टाउन है, शाहपुर का जो टाउन है, वहाँ के जो 2 ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक चिलिंग सेंटर एक सेंटर खोल कर रखा दूध का, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस दूध को ख़रीदते हैं और उस सेंटर में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये इसी दूध को दूसरे टाउनों में और सिटी में बेच देते हैं। ठीक है, शाहपुर के 2 ट्रेडर्स यही काम करते हैं, ये लोगों से दूध इकट्ठा करते हैं, फिर उस दूध को दूसरे बड़े बड़े शहरों में और टाउन में जाके बेच देते हैं। ठीक ना, अब नेक्स्ट एग्जांपल है छोटे छोटे मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं, ये 50% जो होते हैं, लेस देन 50% जो पीपल हैं वो ये मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। अब ये किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दे टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्री इन द टाउन एंड सिटी। ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या तो वो सिटी में बेचते हैं, या तो वो क्या बोलते हैं दूसरे उसमें जाकर टाउन्स में जाकर बेचते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन अ बिग फैक्ट्रीज इन टाउन एंड सिटी, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। मतलब नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलते हैं टाउन्स में, शहर में, लेकिन जो पालमपुर के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने बड़ा छोटा सा प्रोडक्शन खोल के रखा होता है। ठीक है, और ये बहुत छोटे पैमाने पे
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये क्या करते हैं? दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम इन द फील्ड और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर और रेयरली आर लेबर्ड है। तो ये बहुत छोटी छोटे जैसे कपड़े बनाना या इस तरीके के बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या तो ये अपने घर में ही करते हैं या तो अपनी फैमिली की मदद से करते हैं। ठीक है, ये जो लेबर्स हैं ये बहुत कम हायर करते हैं। अगेन दे हैव गिवन द एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने मिश्री लाल का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मिश्री लाल हैड परचेज अ मशीनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड सेटअप अप इन द फील्ड। तो उसने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो कि उसने एक फील्ड पे सेटअप कर दिया। ठीक है ना, शुगर केन क्रश वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। पहले शुगर केन को किससे कुचला जाता था? बुलक क्या बोलते हैं, बैल से कुचला जाता था। अब पीपल क्या करते हैं? अब मशीन प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, वो शुगर केन को क्रश करता है, उससे जो जूस निकलता है उसको उससे गुड़ बनाता है और उसको क्या करता है मिश्री लाल, वो छोटे से मुनाफे के साथ शाहपुर में जाके बेच देता है। दैट वॉज इज डिस्कशन है ना। इसके अलावा दूध का डेयरी फार्म हो गया, उसके बाद छोटे छोटे मैन्युफैक्चर हो गए। यहाँ पे बताया गया कि दुकानदार भी होते हैं पालमपुर में। ठीक है, कुछ लोग दुकानदारी भी करते हैं पालमपुर में। जो ट्रेडर्स हैं, वो जो ये दुकानदार हैं वो ट्रेडर से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं होलसेल में सिटी विटी से, फिर उनको गांव में जाकर बेचते हैं। ठीक है, ये जनरल स्टोर्स खोल के रखते हैं। ठीक है, ये बड़े पैमाने पे क्या बोलते हैं, बहुत ही वाइड रेंज में चावल बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, चीनी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, बिस्किट तेल, इन सब चीज़ों को वो बेचते हैं ना। ये लेकिन ये जो दुकानदार होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। नॉर्मली आज भी अगर आप गांव में जाएं तो बहुत कम आपको गांव में दुकानें मिलती हैं, एक आध दो का दिक्कत। वैसे छोटा सा गांव तो वहाँ एक या दो ही दुकानें आपको जनरल स्टोर्स आपको मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो वहाँ गाँव में आज भी लोग खेतों में डिपेंड करते हैं, डेयरी फार्म में आपको एक दो को मिलेंगे। ठीक है, A few of families whose houses are closest to bus stand have used a part of space to open a small. तो कुछ फैमिलीज जिनकी बस स्टॉप के पास ज़मीन है, तो ऐसे लोगों ने दुकानें खोल कर रखी हैं। तो ये क्या खाने पीने का सामान भी बेचते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं, कुछ लोग टांगा चला रहे हैं, कुछ लोग जीप चला रहे हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पालमपुर में। ठीक है, कुछ लोग बोगी चला रहे हैं, कुछ लोग बुलक कार्ट चला रहे हैं। नाउ दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये लोग इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के अलावा ये फूड आइटम्स, ये जो गुड्स हैं, ये लोग जैसे अनाज हो गया, इनको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाते हैं और बदले में उनको इसका पैसा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्टेशन, जो पालमपुर में जो लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इन्वॉल्व थे ना, वो बहुत ही कम थे, लेकिन आगे सालों में उनकी भी तादाद कुल बढ़ गई, एज यू कैन सी इन दिस चैप्टर। नाउ हेयर विद दिस एंड हेयर वी एंड दिस चैप्टर। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस क्लास प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, प्लीज़ डू लाइक इट। ओके, हेयर वी एंड दिस क्लास, सी यू विद द नए। अब हम अगली बार आपको नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ देखेंगे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।